हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल लर्न अबाउट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड आई एम योर न्यू फिजिक्स टीचर फ्रॉम टुडे। तो पढ़ाओ भैया, न्यू टीचर लाओ, रख दो उसको। हेलो स्टूडेंट्स, जो सपाट लॉकडाउन का समय है, हमारा बच्चा पढ़ाना चाह रहा है आप लोगों को। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। टुडे वी विल स्टडी अबाउट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नाउ द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, एन एरिया दैट इज वेक्टर, हाउ? एक एरिया जो वेक्टर है ये कैसे? तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में we oftenly come across the cases where we have to represent an area in form of vector. Let us understand this kind of situation in a very simple example. Suppose we have any surface like this form, ठीक है? अब हमने क्या किया, its magnitude या its area is A, means इसका जो total जो quantity है, जो magnitude है, वो क्या है? A। तो अगर हम कोई आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल खींचते, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल मतलब ये सरफेस है, इसके बाहर की ओर नॉर्मली हमने इसके एरिया पर एक वेक्टर खींचा जिसकी डायरेक्शन हमने यूनिट वेक्टर के हिसाब से दिखाई, ठीक? तो इस एरिया वेक्टर, इस एरिया को हमने एक वेक्टर का नाम दे दिया वेक्टर ए। मींस इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए और इसकी डायरेक्शन कहाँ है? उस आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल की डायरेक्शन के अलोंग, यानी एन कैप के अलोंग। तो हम वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं? एन कैप डॉट ए। सॉरी, ए यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, तो ये यूनिट वेक्टर हो गया और ये उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। ये आपने 11th में वेक्टर के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा, ठीक है? तो अब ऐसा ही एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है। आर्बिट्रेरी मींस इमेजिनरी, काल्पनिक, जो हमारा मन किया हमने रफली ड्रॉ कर लिया। ऐसी एक सरफेस है जिसका ओवरऑल एरिया रहा होगा S। तो हमने क्या किया, उसमें से एक एलिमेंट्री एरिया ये चूज कर लिया जिसका टोटल मैग्नीट्यूड या एरिया था ds। तो इस सरफेस को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो हम कहेंगे कि ds को एक वेक्टर से रिप्लेस करेंगे जो होगा ds वेक्टर, और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो इस एरिया के आउटवर्ड ड्रॉन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ड्रॉन जो नॉर्मल होगा उस डायरेक्शन में होगी। यानी जो ds है, ds वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ds, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जो इस ds के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है वो डायरेक्शन होगी। तो इस तरीके से एक सरफेस एरिया को हम वेक्टर एरिया में लिखते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हम गॉस लॉ वगैरह अभी आगे पढ़ेंगे तो वहां हमें इन सब चीजों की बहुत जरूरत होगी। वी रिक्वायर दिस type of phenomena, this kind of theory, when we will be studying the Gauss law, which is a very important topic regarding our board examinations. तो अब उस Gauss law पर जाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें पहली एक बात आती है फ्लक्स। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स यहाँ पर हम अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। लाइट जलाना चाहो जला दो अगर ज्यादा शेडो आ रही है, ठीक है? चलिए अब आपको बेहतर दिख रहा होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखिए, सभी लोगों ने या मोस्टली लोगों ने लक्स साबुन का इस्तेमाल जरूर किया होगा। लक्स साबुन क्या होता है? शरीर पर आप बॉडी पर लगाते हैं ना साबुन, बहुत पहले एक लक्स साबुन आता था। तो लक्स और फ्लक्स दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। बॉडी पर आप जब साबुन लगाते थे तो साबुन कहते थे कहाँ लगी? पूरी बॉडी पर, ठीक है? और उसको आप सरफेस के नॉर्मली रख के रगड़ते थे। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। हमारे पास कोई एक एरिया है, मान लिया ये कोई एरिया ए वाली कोई चीज है, कोई प्लेट है, कुछ भी है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, हमने एक
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रख दी है, ये डायरेक्शन है फील्ड की। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को सिंबॉलिकली विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, लाइंस खींचते हैं। और अगर ये इक्वल स्पेस लाइन है, पैरेलल लाइंस है, तो हम ये कहते हैं ये कैसी फील्ड होगी, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि लाइन जो है, लाइन की जो स्पेसिंग है वो क्या है, हर जगह यूनिफॉर्म है, इक्वली स्पेस्ड है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अभी डिफाइन कर रहे हैं फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये फील्ड लाइंस हैं जो विजुअली उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें हमने एक एरिया रख दिया, ये इन लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये लाइन है और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये एरिया हमने रख दिया। यानी किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रिप्रेजेंटेड बाय फाई, एंड सफिक्स जो होगी वो ई लगा लेंगे। फाई ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फिर से समझिए, जो ये सरफेस है, इट मस्ट बी perpendicular or normal in direction to the direction of the field. Just take the example of this duster in my hand. Suppose this is the electric field direction, means this finger indicates the direction of electric field, and this is the surface which is being put in that electric field normally, means this line and this duster is making an angle 90 degree. Then the बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स होंगी, मीन्स there will be a number of electric field lines passing through this area normally. तो उस number of lines कितनी पास हो रही हैं, उसी को हम जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से डिनोट करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हाउ, अब नेक्स्ट जो सवाल आता है कि अगर if this surface is not put in a normal direction, means it is not making an angle of 90 degree to the direction of the field, then what will we do to find out the electric flux? उस दशा में हम क्या करेंगे, जब ये सरफेस नॉर्मली या 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इस फील्ड में नहीं रखी हुई है, मान लिया ये ऐसे रखी हुई है, मीन्स इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप ये सब भूल जाइए, आप ये याद रखिए कि इसको हमने टेढ़ा कर दिया थ्रू एन एंगल थीटा, एंड द एंगल थीटा इज कॉज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। कितना इसने फील्ड डायरेक्शन से एंगल बनाया, वो थीटा ये हो गया, ये हमारा डस्टर अब टेढ़ा हो गया। तब हम उस समय क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए, तब भी यही काम करेंगे, बस क्या करेंगे, इस सरफेस का हम प्रोजेक्शन लेंगे। प्रोजेक्शन क्यों लेंगे, प्रोजेक्शन इसलिए लेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली नॉर्मल सरफेस के लिए ही निकालते हैं, नॉर्मल सरफेस टू द फील्ड डायरेक्शन। अगर कोई फील्ड लगी है, वो सरफेस है वो नॉर्मल रहे, सरफेस नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, यहां नॉर्मल ज्यादा सूट कर रहा है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के सरफेस को हमें नॉर्मल करना पड़ेगा, 90 पे लाना पड़ेगा। तो वी प्रोजेक्टेड दिस सरफेस perpendicular to the field direction, and this projection is here represented by, this is the area A, and this projection perpendicular to the field direction is represented by A perpendicular, A suffix के साथ हमने ये perpendicular लगाया। उस डायरेक्शन में जब ये कोई सरफेस एरिया फील्ड के साथ एक एंगल बना लेता है, तो हम ये जानते हैं जब कोई चीज एंगल बनाती है तो वो अपने कंपोनेंट्स में टूटती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो जब ये कंपोनेंट सरफेस एरिया का टूटेगा ए का, तो ए कॉस थीटा बनेगा और ए साइन थीटा बनेगा, और हम कहाँ जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में, तो हमें ए कॉस थीटा को कंसीडर करना पड़ेगा। उस डायरेक्शन में जब ए का प्रोजेक्शन लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, देन विच कंपोनेंट विल बी कंसीडर्ड, A cos theta. In that case, electric field will be E A perpendicular. अभी मैंने ना डॉट लगाया है ना क्रॉस लगाया है। We will take this opinion after writing this expression.
then we can decide it is a scalar or vector quantity. Now, what is the value of A perpendicular? It is A cos theta. Now, if from this expression you can very well get the idea what kind of product is this. ये किस तरीके का प्रोडक्ट है. अगेन अभी भी हम डायरेक्टली नहीं लिख रहे हैं कि ये E डॉट ए का प्रोडक्ट है. अगेन हम अपने चलते हैं एरिया वेक्टर पर. ओके, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया मीन्स A is represented by a vector A which is making an angle theta to the direction of the field, then this expression can be written as E dot A, as electric field is a vector quantity and we have converted the area in its vector form. That I have already told you in the beginning of the lecture, how we can represent an area in its vector form. Now this dot decides that electric field is a scalar quantity. Dot product represents the scalar property. जो आप 11th में बहुत ढंग से पढ़े हैं. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक तरीका है किसी ऐसी सरफेस के लिए जो नॉर्मली नहीं है. देन इन दैट केस वी विल टेक द प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो फील्ड का यहाँ पर यूनिफॉर्म होना जरूरी है और सरफेस का फील्ड डायरेक्शन के साथ नॉर्मल होना जरूरी है. ये दो अहम बातें यहाँ से निकल के आती हैं. अब इसकी यूनिट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट तो जानते ही हैं. F इक्वल टू क्यू, ई से F बाई क्यू हो गया E न्यूटन पर कूलाम. तो E की यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलाम. अब E के साथ A मल्टीप्लाई में है. A इज द एरिया एंड फॉर एरिया वी राइट meter square, then its unit will be Newton meter square per coulomb. Now suppose what? If this surface is not such a kind of uniformity, इस शेप की नहीं है, इस तरीके की यूनिफॉर्मिटी इस सरफेस के शेप में नहीं है. We have an arbitrary surface. अभी मैं ड्रा करूंगा. हाँ, तो अब इस तरीके की अगर सिचुएशन है कि हमारे पास कोई ऐसी सरफेस है जो कर्व्ड है या कोई भी आर्बिट्ररी शेप की है, तब हम कैसे इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करें. मींस हाउ वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व्ड सरफेस. ठीक, तो हमें बस दो चीजों को याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द surface in consideration. Means there will be a normal relationship between field direction and the area element. अब ये कोई सरफेस है S और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही हैं, तो जो टोटल लाइंस निकल रही होंगी वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी. ये तो बात हो गई थ्योरेटिकल. नाउ व्हाट अबाउट द मैथमेटिकल एस्पेक्ट. मैथमेटिकली हम इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे. तो अब ये हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस. कोई सरफेस है जो किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू उस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में कैसे लगाएंगे. देखिए, बोल हम नॉन यूनिफॉर्म रहे हैं लेकिन बना लेंगे अभी इसको यूनिफॉर्म कैसे. अब ये सरफेस टूट गए. जैसे हमने कहा 1 से लेके 10 तक गिनती अगर गिन रहे हैं आप काउंटिंग, तो 1 से 10 कैसे बना. 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया. देयर इज ए कॉन्जिक्यूटिव एडिशन ना. 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3. देयर इज ए गैप ऑफ 1 का ही तो डिफरेंस है. 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 से 4 में. तो हमने क्या किया, उसको स्मॉल एलिमेंट्री एलिमेंट्स में तोड़ लिया 10 तक की काउंटिंग को. ऐसे ही हमने कहा ये जो हमारा एरिया है, ये जो सरफेस है, इसको हम अपनी काउंटिंग के हिसाब से तोड़े ले रहे हैं. मींस दिस सरफेस इज डिवाइडेड इन एलिमेंट्री एरिया एलिमेंट्स.
एलिमेंट्री एरिया एलिमेंट्स का मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे पैचेस नहीं होते हैं, ठीक है, जब कोई चीज फट गई उसमें पेन वो लगा दिए पैचेस, हिंदी में पेउंदा बोलते थे, जो गांव के लोग हैं वही जान पाएंगे पेउंदा क्या होता है, हम पैचेस की बात करते हैं। तो यहाँ पर वो पैचेस है, गरीबी की निशानी। इस तरीके के ढेर सारे पैचेस लगाते चले जाएं तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वी विल कवर दी होल सरफेस। देन व्हाट अबाउट, हमने कहा हमने बहुत, वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल एलिमेंट्री एरिया सच दैट इट इज नियरली और इट इज नियरली द फ्लैट, ये बिल्कुल फ्लैट सरफेस, ठीक। अब सरफेस फ्लैट हो गई, इसका मतलब उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम अब मान सकते हैं कि ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर्टिकुलर एरिया के लिए। उस पर्टिकुलर एरिया के लिए वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। तो वो फ्लैट सरफेस में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। फिर इसका सरफेस जो था उसका एरिया था ds, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसको हमने ds वेक्टर से इसके एरिया को दिखाया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर आउटवर्ड जो ड्रॉन नॉर्मल होगा वो डायरेक्शन इसके एरिया वेक्टर की होगी। तब इस दिशा में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो d फाई E अब लिख देते हैं सिंपली स्मॉल के लिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इट विल बी E डॉट ds vector. Now we wish to find out the electric flux through whole the surface. अब अभी हमने ये मान लिया था कि इस फ्लैट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो वी विल इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन। एंड व्हाट अबाउट द लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, दैट विल रेंज फ्रॉम द सरफेस। जो सरफेस की होल रेंज है वो वहीं से स्टार्ट होंगी और एंड होंगी। कहां से इस सरफेस की लिमिट है, मान लिया 1 से 2 शुरू हो रही है, S1 से S2 शुरू हो रही है, वो कुछ भी हो सकती है। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, हम यहाँ फाई E लिख सकते हैं और इसको लिख देंगे हम E डॉट ds. दिस इज द सरफेस इंटीग्रेशन. समटाइम्स इन मेनी बुक्स यू कैन फाइंड द सफिक्स s below the integration sign. So don't bother about the suffix. We just try to understand the phenomena associated with such a kind of concept. It is merely the more important thing that we are discussing rather than considering the suffix s. तो अब हम बढ़ते हैं आगे कि चलो भाई आपने ये कह दिया कि ऐसा एरिया नहीं था, सरफेस नहीं थी, आर्बिट्रेरी हो गए। अब हम कहते हैं हमारे पास एक फुटबॉल है या हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस है, तब आप क्या करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए? भाई उसके लिए भी कोई उपाय होना चाहिए, बिल्कुल होगा। उसके लिए उपाय कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कंसीडर करना है। बस जब हमारे पास कोई फुटबॉल लाइक शेप है या हमारे पास कोई स्फीयर है सॉलिड, तो उससे लिंक्ड फ्लक्स क्या होगा, हम उस स्फीयर को भी एलिमेंट्री एरिया एलिमेंट्स में तोड़ते चले जाएंगे। बहुत छोटा छोटा देखेंगे, फ्लैट सरफेस दिखाएगी, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगी, तो हम यही पूरा डेरिवेशन लिखेंगे, यही सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बस फर्क होगा कि इंटीग्रेशन इज कैरीड ओवर द सरफेस इन ए क्लोज्ड फॉर्म, मींस दिस सरफेस इज क्लोज्ड, देन दिस सिंबल विल बी रिप्लेस्ड बाय अ making a circle over the integration. This represent the integration is over the closed surface. ये क्या है, ये closed surface को दिखाता है। जो bound surface थी that was in a shape of sphere or circle or anything else, तो उसके लिए हम closed integral का इस्तेमाल करेंगे। These are mathematical terms, surface integral, line integral, volume integral, ये बहुत सारी चीजें भी आएंगी आगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत समझना जरूरी है, इसलिए क्योंकि इसको समझे बिना आप गॉस लॉ अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देयर आर टू मेनी स्टूडेंट्स हु ऑलवेज फेस प्रॉब्लम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, जस्ट बिकॉज दे डोंट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, कमेंट करें। लाइक शेयर के लिए मैं कहता ही नहीं हूँ, करें चाहे ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एजुकेशनल वीडियो है, मुझे कोई पैसा वैसा मिल नहीं रहा है, बस आप लोग पढ़ते रहें, यही मेरे लिए बहुत है। थैंक यू।